जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, सफलता आपकी और जीत हमारी। जहां पर पढ़ाई होती है आपकी बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल बिंदास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी शानदार और रोमांचक यात्रा जिसका नाम है मध्य प्रदेश का इतिहास। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है वो भारत के बीच में बसा एक स्टेट नहीं है, बल्कि ये भारत की दिल की धड़कन है। इस धड़कन में छुपा है राजा महाराजाओं का इतिहास, महलों की कहानियाँ, किले हैं वो आज भी चीख चीख कर अपना गौरव सुनाते हैं। और एक ऐसी ऐसी क्रांतिकारी गाथाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपको हिस्ट्री पसंद हो, आज के बाद एमपी हिस्ट्री आपके लिए परेशानी नहीं बल्कि एक कहानी बन जाएगी। तो दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए मध्य प्रदेश के इतिहास को शुरू करते हैं। हम मध्य प्रदेश का इतिहास पीडीएफ से तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस करेंगे नोट्स बनाकर हम याद करें। ठीक है, नोट्स बनाएं। नोट्स में हम कंप्लीट करेंगे। आप ज़्यादा लिखने पर ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि हमें पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना है। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाने से आपको जल्दी याद होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास की। ठीक है, तो पहले मध्य प्रदेश का हम सबसे पहले देखेंगे प्राचीन इतिहास। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? पहले हम प्राचीन इतिहास पूरा कवर करेंगे, उसके बाद में मध्यकालीन, उसके बाद में आधुनिक इतिहास, उसके बाद में हम जो है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की भूमिका तथा अन्य चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ये हम नोट्स बनाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो मध्य प्रदेश का इतिहास है वो लगभग 8 से 9 घंटे में पूरा कवर कर देंगे। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, मध्य प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है भारत के सबसे समृद्ध इतिहासों में एक है। ठीक है, जहाँ प्रागैतिहासिक मान्य के निवास, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति तथा ऐतिहासिक सभ्यताओं के अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखो, हम स्टार्टिंग करते हैं मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से। इसे हम अलग पेज में पढ़ते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। जो मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल था उसे हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला हो जाएगा हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल। ठीक है, कौन सा है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो हमारा है, दूसरा हमारा हो जाएगा मध्य पाषाण, और तीसरा हमारा हो जाएगा नवपाषाण। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल का जो समय है हम देखेंगे, इसका जो समय था 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक था? 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। अगर हम इसके समय की बात करें तो देखो, हम मानव तो पूरा पाषाण काल में भी मानव रहते थे। तो मानव की बेसिक नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी के लिए क्या करते थे? शिकार करते थे, फल खाते थे। ठीक है, अगला हमारा
कपड़ा, कपड़े के लिए क्या करते थे, जो शिकार करते थे और फल तोड़ने जाते थे, उसमें से शिकार करने के बाद जो जानवर की खाल निकलती थी उसे ये पहनते थे। फल तोड़ने जाते थे तो जब पेड़ पेड़ से तोड़ेंगे फल, और फल में क्या, पेड़ में क्या होते, पत्ते, तो ये पत्ते भी कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते थे। अगर हम मकान की बात करें तो इनका मुख्यतः में कोई निवास स्थान नहीं था, ये भटकते रहते थे, लेकिन कुछ ऐसे जगह मिली है जैसे भीमबेटका, जो यह संकेत देती है कि ये कहीं कहीं रुकते भी थे, कहीं कहीं तो ये घूमते रहते थे और कहीं कहीं जगह पे ये रुक जाते थे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें मृतक संस्कार, इनको मृतक संस्कार की जानकारी नहीं थी। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट रहेगा, आग की खोज तो हो चुकी थी लेकिन यहाँ से इसके साक्ष्य नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर हम इसके प्रमुख स्थल की बात कर ले तो कौन कौन से स्थल थे इसमें, देखो भीमबेटका हो गया, भीमबेटका के बाद में हथनोरा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें पुरापाषाण काल में याद रखनी है। काय में याद रखनी है, पुरापाषाण काल में क्या था। पहला तो हम इसका टाइम पीरियड देखेंगे 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। फिर हम 3 चीज़ें देखते हैं, रोटी कपड़ा मकान। रोटी के लिए ये क्या, खाने के लिए शिकार करते थे जानवरों का और फल खाते थे। और अगर हम इनके फिर बाद में बात करें, रोटी कपड़ा, कपड़ा ये कहाँ से प्राप्त करते थे, जहाँ ये शिकार करने जाते थे। कहाँ शिकार करने जाते थे, शिकार करने जाते थे वहीं से ये शिकार करने जाते थे, वहाँ से ये जो है उनके जानवरों की खाल निकालते थे और उनसे अपने शरीर पर लपेट लेते थे या फिर वही पहनते थे। फल तोड़ने जाते थे तो वो फल कहाँ से तोड़ेंगे, पेड़ से तोड़ेंगे। पेड़ में क्या रहते थे, पत्ते, तो पत्तों की जैसे कुछ भी बनाकर शरीर में पहन लेते थे। ठीक है, अगला हमने देखा था रोटी कपड़ा मकान। मकान में ऐसा था कि ये जैसे अधिकतर तो स्थायी जीवन था नहीं इनका, क्या मतलब जैसे कृषि वगैरह थी नहीं, तो ये क्या घूमते फिरते रहते थे भोजन की तलाश में इधर से उधर। लेकिन कुछ स्थल ऐसे मिले हैं जैसे भीमबेटका, हथनोरा, जहाँ से इनके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अभी हम इन जो है स्थल है उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर मध्यपाषाण काल की। ठीक है, तो मध्यपाषाण काल को भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे। देखो उसका समय था 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, तो ये 10,000 ईसा पूर्व से चालू होगा, कहाँ तक चलेगा, 7,000 ईसा पूर्व तक। अब वही चीज़ें देखते हैं हम, रोटी कपड़ा मकान। क्या क्या देखना है, रोटी कपड़ा मकान। देखो रोटी के लिए क्या करते थे, वो जो थे वो शिकार पर थे आश्रित है, ये भी शिकार पर आश्रित तो रहेंगे ही। ठीक है, और इन्होंने शिकार के साथ साथ क्या पशुपालन भी चालू कर दिया था। ठीक है, और पशुपालन में जो सबसे पहला पशु पाला था वो कौन सा था, कुत्ता था। ठीक है, और इन्होंने क्या, अब देखो शिकार करने के लिए पहले तो ऐसे ही शिकार करते थे। अब इन्होंने पहले नॉर्मल पत्थर के औजार बनाते थे, लेकिन अब जो औजार के रूप में जिस पर पत्थर होता है उनके हथियार, उसके बाद में चट पत्थर के औजार, ऐसे औजार बनाना इन्होंने आरंभ कर दिया था। पहले क्या सिर्फ जो उसमें थे पुरापाषाण काल में, उसमें सिर्फ जो क्वार्टजाइट पत्थर आता उसी के औजार बनाते थे। देखो अब देखो खेती करना तो इन्होंने अभी भी चालू नहीं किया था, खेती स्टार्ट नहीं की थी। खेती स्टार्ट होती है हमारी नवपाषाण काल से, हमें देखने को मिलती है। और इसमें क्या, उसमें हमने देखा था मृतक संस्कार की जानकारी नहीं थी, मतलब नहीं करते थे। लेकिन इसमें मृतक संस्कार में क्या गाड़ना चालू कर दिया था।
आप ऐसे इसका शॉर्ट नोट से बना सकते हैं, शॉर्ट नोट से बनेंगे जिससे आपको चीज़ें भी जल्दी याद होगी। और इसके जो प्रमुख स्थल है वो क्या थे, कहाँ कहाँ से इनके साक्ष्य मिले हैं? आदमगढ़ होशंगाबाद से। ठीक है, अब देखो जो मध्य पाषाण काल है, देखो इसमें क्या था, मध्य पाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक इन्होंने रोटी के लिए शिकार और पशुपालन करना चालू कर दिया था। देखो अगर पशुपालन कर रहे हैं तो फिर एक स्थान पर तो रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये बसना चालू किया था इन्होंने, जैसे गुफाओं में वगैरह में, तो ये बसने लगे थे। कपड़े के रूप में क्या पहनते थे, जैसे शिकार करने तो जाते ही थे, तो शिकार की जो जानवर की खाल होती थी वो पहनते थे। उसके बाद में मकान का तो मैंने बताया, गुफा वगैरह में। मृतक संस्कार की इनको जानकारी हो गई थी, इन्होंने गाड़ना चालू कर दिया था। खेती इस समय स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक है, मृतक को गाड़ना चालू कर दिया था। अगर हम इनके स्थल की बात करें तो आदमगढ़ होशंगाबाद, ये होगा हमारा मध्य पाषाण काल। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला हमारा है कौन सा, नवपाषाण काल। कौन सा हमारा, नवपाषाण काल। ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं वही चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला तो हम इसका टाइम पीरियड देखेंगे, कहाँ तक हो गया था, 7,000 तक हो गया था। तो इसका 7,000 ईसा पूर्व से कहाँ तक होगा हमारा, 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कहाँ तक होगा, 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, देखो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी समझा सारी चीज़ें रहा हूँ। 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक। इस समय जो पत्थर है, औजार थे, इन्होंने क्या नुकीले बनाना चालू कर दिए थे, जिससे कि जानवरों को चीरा फाड़ा आराम से जा सके। ठीक है, औजार नुकीले, मैं से एक बार आपको पीडीएफ से भी पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट हमारा था, इन्होंने देखो पशुपालन तो करते ही थे, पशुपालन के साथ साथ इन्होंने खेती करना भी चालू कर दी थी। हमें 3 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, तो रोटी के लिए पशुपालन, कपड़े के लिए भी पशुपालन, जैसे वही शिकारी जीवन लपेटते थे। अगला था हमारा मकान इन्होंने अब क्या स्थायी निवास रहना चालू कर दिया था। ठीक है, वस्त्र भी इन्होंने बनाना चालू कर दिया था। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा, जो इस काल में है, आग की खोज हुई थी। काहे की खोज हो गई थी, आग की खोज हुई थी। अब जो यह पहले कच्चा मांस खाते थे, उसे ये भूनकर खाने लगे। ठीक है, इसमें जो लकड़ी का पहिया और इसके अलावा कुम्हार का चाक का भी आविष्कार हुआ। ठीक है, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, इसमें जो मानव ने धर्म, देवी देवता को भी या भूत प्रेतों की भी कल्पना चालू कर दी थी।
ठीक है, इतनी चीज़ें हमें इसमें याद रखनी। हाँ, इसके साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य जो हमें मिले हैं, यहाँ देख लेते हैं हम साक्ष्य। जो हमें साक्ष्य मिले इनके, साक्ष्य हटा जो कि संग्रामपुर दमोह में स्थित है। उसके अलावा मामा भांजा सेलाश्रय, मामा भांजा जो कि पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत देखो हमने क्या देखा, इसमें देखा प्रागैतिहासिक काल, देखा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। अगर इसमें देख लेते हैं पुरापाषाण काल की बात करें तो मानव जीवन का यह प्राचीन काल था। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, भीमबेटका, आदमगढ़ इसके प्रमुख स्थल थे। मानव शिकारी एवं भोजन का संग्राहक था। पत्थर के बड़े एवं खुरदुरे औजार बनाते थे। गुफाओं शैलाश्रयों में निवास करता था, घूमते भी रहते थे। इसके अलावा विशेष तथ्य में हथनोरा, नर्मदापुरम, भीमबेटका यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो भीमबेटका है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल हुई। मध्यपाषाण काल की बात करें तो छोटे पत्थर के औजार बनाने लगे थे। शिकार के साथ इन्होंने मछली पकड़ना चालू कर दिया था। भीमबेटका आदमगढ़ से शैलचित्र मिले हैं। मानव छोटे छोटे समूह में रहने लगा था। भीमबेटका के अधिकांश रंगीन शैलचित्र मध्यकाल के माने जाते हैं। नवपाषाण काल की बात करें तो कृषि पशुपालन का विकास हुआ, स्थायी बस्ती जैसा हमने देखा था, मिट्टी के बर्तन, ग्राम जीवन का विकास हुआ। मानव निवास शिकारी था पहले, तो कृषि करने लगा तो कृषक हो गया। स्थायी निवास एवं सामाजिक संगठन का विकास हुआ। ये देखो ऐसे जैसे मानव की खोपड़ी बनाना चालू कर दी थी इन्होंने। ये पत्थर के औजार थे पुरापाषाण काल में। ये मध्यपाषाण काल में भीमबेटका के जो शैलचित्र है। नवपाषाण काल में क्या इन्होंने चिकने औजार के पत्थर बनाना चालू कर दिए थे, नुकीले पत्थर बनाते थे। ये लाल रंग के मृदभांड बनाते थे। ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है। क्या पूछेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है। भीमबेटका है। जो मानव का साक्ष्य है, नर्मदा मानव का जीवाश्म कहाँ से मिला है, नर्मदापुरम से मिला है। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषता सूक्ष्म पाषाण काल के मतलब जो पत्थर है, छोटे पत्थर है। कृषि एवं स्थायी जीवन नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल, पुरापाषाण पीरियड, मध्यपाषाण पीरियड और तथा नवपाषाण पीरियड। अब हम इनके स्थल देख लेते हैं, कौन कौन से स्थल थे। ठीक है, इनके स्थलों में मुख्य रूप से यहाँ देख लेते हैं हम। कौन से थे, भीमबेटका सबसे पहला मध्यपाषाण काल के देख रहे हैं। जो भीमबेटका थी कहाँ, रायसेन जिले में स्थित।
ठीक है। सेकेंड पॉइंट भीमबेटका के बारे में, कब खोज हुई थी इसकी? 1957-58 में इसकी खोज हुई थी। खोज किसने की थी? विष्णु वाकणकर ने की थी। ठीक है। इसके बाद में जो भीमबेटका को है, कब? 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है। अब देखो हम इसे कैसे याद करेंगे। जो भीमबेटका है कब शामिल हुई थी? भीमबेटका से हम याद कर लेते हैं भीमदेव, जो अर्जुन भीम होते हैं ना, वो वाले भीम। ठीक है। हाँ, तो भीम को हम याद करेंगे, तो भीम से हम कैसे याद करेंगे इसको? तो जो भीम थे हमारे, हम ये सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए याद कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं लेना देना किसी से, विशेष संस्कृति से। देखो जो हमारे भीम थे, भीम क्या करते थे? बहुत शक्तिशाली थे। उनमें कितनी शक्ति थी? विष्णु भगवान की उतनी शक्ति थी। कितनी शक्ति थी भीम में? कितनी शक्ति थी? विष्णु भगवान की जितनी शक्ति थी। ठीक है। और विष्णु भगवान इतनी शक्ति थी, विश्व जो भगवान है वो कितने? यूनिवर्स में एक है, तो यूनिवर्स से हम यूनेस्को कर लेते हैं। यूनिवर्स में कितने? 3 देवता आते हैं, तीनों में से एक थे। ठीक है। तो 3 में इसका 2003 में हो जाएगा यूनेस्को में शामिल, और 3 में से एक थे तो मतलब यूनेस्को हो गया। और भीम में राय थी विष्णु। भीम कितनी ताकत थी? विष्णु भगवान के बराबर, तो विष्णु से हो जाएगा विष्णु वाकणकर। और जो भीम थे एक साथ कितने? 57-58 लोगों को एक साथ हरा देते थे। ठीक है। तो 57-58 में हो जाएगा हमारा, इसकी खोज हुई थी। ठीक है। और ये विष्णु भगवान है, जैसे कुछ भी अनर्थ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सभी देवी देवता को क्या राय देते थे कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो राय से हो जाएगा हमारा रायसेन। ठीक है। तो ये हो गई हमारी छोटी सी ट्रिक। ठीक है। देखो भीम थे, अर्जुन भीम से हम याद कर रहे हैं। भीम में कितनी शक्ति थी? विष्णु भगवान की जितनी। वो विष्णु भगवान 3 देवी देवताओं में, 3 में से एक थे, ब्रह्मा विष्णु महेश में से, तो 3 में इनकी यूनेस्को में शामिल। और उसके बाद में 57-58 लोगों को एक साथ हरा देते थे, तो 1957-58 में इसकी खोज हुई थी। और रायसेन में है, विष्णु भगवान सभी की राय मानते थे। ठीक है। अगला हम स्थल देखेंगे आदमगढ़। ठीक है। आदमगढ़ कहाँ स्थित था? होशंगाबाद या फिर नर्मदापुरम। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष। लेकिन कहीं कहीं हमें आर.बी. जोशी भी देखने को मिलता है। ठीक है। जो आदमगढ़ था वहाँ से कैसे? सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य के बाद में अगर हम बात करें तो जो आदमगढ़ था उसे क्या माइक्रोलिथिक फैक्ट्री भी कहा जाता था। ठीक है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? आदमगढ़ को हम याद कर लेते हैं आदिमानव। ट्रिक। आदमगढ़ को याद करेंगे हम क्या? आदिमानव। ठीक है। आदिमानव जो है वो मनोरंजन करते थे, अपने को सबको पता है, तो मनोरंजन घोष द्वारा इसकी खोज हुई थी। आदिमानव मनोरंजन करते थे। आदिमानव पत्थर के औजार बनाते थे। पत्थर मतलब माइक्रोलिथिक, तो पत्थर के औजार बनाते थे, तो पत्थर की फैक्ट्री खोल लेंगे तो माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा जाता था इसे। ठीक है। अब जो आदि मानव है, आदि मानव को देखकर सभी के होश उड़ जाते थे जानवर के, तो होश उड़ गए मतलब होशंगाबाद। कहाँ के जानवर के? नर्मदा की जानवर, किनारों के जानवर के, तो नर्मदा से हो जाएगा हमारा नर्मदापुरम, होश से हो जाएगा हमारा
होशंगाबाद। ठीक है, और ये पशुपालन इन्होंने चालू कर दिया था। सभी पशुओं के होश उड़ जाते थे, इससे भी हम याद रख लेंगे। पशु के होश उड़ रहे हैं तो पशुपालन। ठीक है, आदि मानव मनोरंजन करते थे तो मनोरंजन घोष। मनोरंजन कैसे करते थे? जोश जोश में करते थे। ठीक है, तो जोश से हो जाएगा हमारा जोशी, मनोरंजन से हो जाएगा मनोरंजन घोष। आदि मानव पत्थर के औजार बनाते थे, तो औजार बनाएंगे तो वहाँ फैक्ट्री बना लेंगे, क्योंकि औजार रखने के भी तो एक कारखाना होना चाहिए, तो कारखाने से हमें एक फैक्ट्री बन जाएगी। फैक्ट्री के बाद में आदि मानव के सामने कोई भी पशु आता है तो उसके क्या होश उड़ जाते थे। क्या उड़ जाते हैं? होश उड़ जाते हैं। तो होश उड़ जाएंगे मतलब पशु के होश उड़ जाएंगे, तो होशंगाबाद और पशु से पशु हो जाएगा, और नर्मदापुरम। ठीक है, तो ये होगा हमारा आजमगढ़। आजमगढ़ के बाद में हम बात करते हैं अगला स्थल जो है, अगला स्थल हो जाएगा हमारा हथनोरा। कौन सा स्थल है? हथनोरा। हथनोरा भी कहाँ स्थित है पहले तो हमें देख लेते हैं। सीहोर में। ठीक है, सीहोर के बाद में इसकी खोज हुई थी 1982 में। ठीक है, किसने की थी? अरुण सोनकिया। ठीक है, और हथनोरा से हमें जो प्राचीन मानव है, हथनोरा के जो प्राचीन मानव है उनको नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है, और यहीं से हमें मानव कपाल मिला है। ठीक है, और उसके साथ साथ हाथी का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब देखो ट्रिक, जो हमारा हथनोरा है, हथनोरा से तो हम हाथी याद कर ही लेंगे। पहले हम साक्ष्य देख रहे हैं, हथनोरा से हम हाथी याद कर लेंगे। और ठीक है, और हाथी है, हाथी का जो क्या था? सिर किसको? गणेश भगवान का लगाया गया था, तो वो क्या कपाल ही था। तो हाथी का जो कपाल है वो गणेश भगवान को लगाया गया था, तो कपाल भी हम यही याद कर लेंगे। ठीक है, हाथी का सिर काटकर गणेश जी को लगाया था, मतलब हाथी का कपाल काटकर गणेश भगवान को लगाया था, तो हाथी से हो जाएगा हाथी, और कपाल से हो जाएगा कपाल के साक्ष्य। ठीक है, और ये बात कब की है? 1982 साल पहले की बात है यह। ठीक है, 1982 साल पहले की बात है, तो सन हो जाएगा हमारा 1982। ठीक है, ये कहाँ? नर्मदा नदी, या फिर इन्हें नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है। तो जो हाथी थे, हाथी को क्या नहाना पसंद है, वो कहाँ नहा रहा था? नर्मदा जी में नहा रहा था, तो उससे याद हो जाएगा हमें नर्मदा मानव। अगला है हमारा अरुण सोनकिया। ठीक है, क्या है? अरुण सोनकिया। देखो, जो हम हैं हाथ में क्या सोने की चीज़ें पहनना पसंद करते हैं। हाथ में क्या सोने की चीज़ें, मतलब सोना मतलब गोल्ड। हमसे छोड़ो, अरुण जो है, अरुण हाथ में सोने की चीज़ें पहनना पसंद करता है, तो इससे हो जाएगा अरुण सोनकिया। ठीक है, तो हो गया हमारा हथनोरा। ठीक है, ये मुख्य मध्य पाषाण काल के स्थल थे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश में जो पुरातत्वविद रहे हैं ये। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो पुरातत्वविद रहे हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। मेन कौन कौन थे? ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। पुरातत्वविद में सबसे मेन थे विष्णु वाकणकर।
विष्णु वाकणकर के बारे में हमने देख लिया था। हम सिर्फ यहाँ पे नाम देख लेते हैं मेन में। विष्णु वाकणकर, जिसने भीमबेटिका की खोज की थी 1957-58 में। ठीक है। उसके बाद में HD सांकलिया और अरुण सोनकिया हो गया, GR शर्मा हो गया, ये मुख्यतः पुरातत्वविद थे। जैसे मनोरंजन घोष ने, हमने अभी स्थल देखे थे उसमें होगा, और आगे का और देख लेंगे। बाकी हम थोड़ी डिटेल इसमें से देख लेते हैं इनके बारे में, ताकि हमारा जहाँ जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हो वो हम लिख के पढ़ेंगे, बाकी PDF से देखते चलेंगे। ठीक है। देखो, विष्णु वाकणकर जो कि मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं। भीमबेटिका की गुफाओं के चित्रों का पहचान दिलाने में इनका प्रमुख विद्वान थे। इन्होंने इंडियन केव पेंटिंग और द प्रीहिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसी पुस्तकें भी लिखी है। वर्ष 1950 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दूसरा हमारा हेराल्ड हास, जो कि 6 से 1975 तक थे। ब्रिटिश मूल के पुरातत्वविद थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के व्यापक पुरातात्विक कार्य किए। सांची, भरूच स्तूप, उदयगिरी और महेश्वर जैसे स्थलों की इन्होंने खुदाई की और संरक्षण में विशेष भूमिका निभाई। 1940 से 45 में मध्य प्रदेश के पुरातत्व सर्वेक्षण के ये अधीक्षक भी रहे हैं। इनके कार्यों को मध्य प्रदेश में बौद्ध विरासत का विशेष रूप से पहचान मिली है। अगला था हमारे बेंद्रे साहब, प्रमुख पुरातत्वविद एवं मानव शास्त्री। महागढ़, नेवासा इत्यादि पर इन्होंने शोध किया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं के शुक्ला। यह भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा पुरातत्वविद थे। ठीक है। इन्होंने भीमबेटिका रॉक शेल्टर को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सिर्फ इतना याद करना है। उसके बाद में जो है हमारा HD सांकलिया, ये थोड़े इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्या है? HD सांकलिया। तो HD सांकलिया इन्होंने खरगोन जिले में किसकी, नवदा टोली की खोज की थी। मध्य प्रदेश से गहरा संबंध है, स्थलों पर खोज की थी। द प्रीहिस्ट्री ऑफ प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है ये। इन्होंने खोज किसकी की थी वो हम देखते हैं। खोज इन्होंने की थी नवदा टोली की। काय की खोज की थी इन्होंने? नवदा टोली की इन्होंने खोज की थी। क्लियर नहीं दिख रहा, हम क्लियर कर लेते हैं इसको। नवदा टोली की इन्होंने खोज की थी। तो देखो, नवदा टोली और सांकलिया कैसा है, कैसे याद करेंगे हम? देखो, जो टोली है, टोली बनाकर हम कैसे, टोली मतलब एक से एक जोड़े होते हैं। वो एक से एक कैसे जोड़ेंगे? जब हम उसे सांकल से बांध देंगे। सांकल मतलब जो रस्सी होती है उसे ही हम सांकल बोलते हैं, मतलब जो लोहे की चेन होती है उसे सांकल बोलते हैं। तो टोली कब बनेगी? जब हम उस एक सांकल जैसे बनकर रहेंगे। तो HD सांकलिया से हो जाएगा हमारा नवदा टोली। अगला है हमारा अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया जो है सांची, भरूच, अमरावती में मध्य प्रदेश के स्थलों की खोज की। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, ये याद कर लें, देख लेना हमें। अगला हमारे इम्पोर्टेंट है GR शर्मा, क्योंकि यह पुरातत्वविद एवं इतिहासकार दोनों रहे हैं। प्राचीन इतिहास, शिलालेख और जो पुरातात्विक स्थल है उनको विशेष कार्य दिया है। इन्होंने मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के शिलालेखों का क्या वर्णन किया है। ठीक है। ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला है हमारा RV जोशी। यह वरिष्ठ पुरातत्वविद है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के अनेक स्थलों का उत्खनन करवाया। मालवा क्षेत्र में संस्कृति को, इतिहास और पुरातत्व। आदमगढ़ में इनकी भूमिका थी। HV त्रिवेदी संग्रहालय, मध्य प्रदेश संग्रहालय मेन वही है, याद रख लेना कौन थे। HV त्रिवेदी भी थे।
ठीक है, ये देखो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं? भीमबेटका, आदमगढ़, पंचमढ़ी, मांडला क्षेत्र। ऐसे देखो सूक्ष्म पाषाण औजार मिले हैं, हड्डी के औजार ये लोग ऐसा बनाते थे। माइक्रोलिथिक, ये हड्डी के औजार, ये माइक्रोलिथिक पत्थर, मतलब काल के समय बढ़ता गया शैल चित्र भीमबेटका के। माइक्रोलिथिक। मध्य पाषाण काल की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सूक्ष्म पाषाण काल का उपयोग शिकार, मछली पकड़ना, कुत्ते को पालतू बनाना, शैल चित्र, कायथा, नवपाषाण काल स्थल। अभी हम कल से कंटिन्यू करेंगे नवपाषाण काल से, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है और हम छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चाहे हमें 8 से 9 या 10 घंटे लग जाए, 10 घंटे में हम ये पूरी यूनिट ख़त्म कर देंगे, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़ देंगे हम मध्य प्रदेश का। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, जो कि हम नवपाषाण काल से स्टार्ट करेंगे और हम उसे आगे तक ले जाएंगे। कल से हम थोड़ा जल्दी स्पीड पकड़ेंगे और जल्दी जल्दी हम इन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन करेंगे हम लिख के ही। तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।